जंगल के किनारे बसे उस गांव में रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल एक लकड़हारा था जो गरीबी में अपना जीवन काट रहा था। उसके साथ उसकी बीमार पत्नी शांति और बेटी गौरी भी थे। वो तीनों इस सर्दी में जूझने की कोशिश कर रहे थे। रामलाल, तुम्हारे हाथ तो ये बर्फ जैसे ठंडे हैं रे। क्या करूं इस कड़ाके की सर्दी में, और क्या होगा भला। पिताजी, आज जंगल मत जाओ, हवा बहुत तेज है। बेटा, जंगल नहीं जाऊंगा तो लकड़ी कहाँ से लाऊंगा, बोल। और लकड़ी नहीं तो पैसा नहीं, और पैसा नहीं होगा तो खाने को और तेरी माँ की दवा को कहाँ से लाऊंगा। और फिर तेरी किताबें भी तो हैं बेटा। गौरी चुप हो गई। अरे रामलाल भैया, अरे इतनी जल्दी सुबह सुबह ऐसे चले जा रहे हो जैसे जंगल में सोना बिखरा पड़ा हो। अरे सोना तो नहीं मस्तराम, पर लकड़ी जरूर बिखरी है, और वही मेरा सोना है। हाँ भाई हाँ, आज जमींदार साहब के यहाँ भी जाना है ना। अरे बड़ी दावत है, वहाँ तो तुम्हारे हाथों के बने पकवानों की धूम मचेगी भाई। अरे हाँ हाँ, वहाँ भी तो जाना है। गौरी की फीस के लिए, शांति की दवा के लिए कुछ तो कमाना होगा भाई। सिर्फ लकड़ी काटने से भला कहाँ काम चलता है, बोलो। अरे भैया ध्यान रखना, कहीं इस सर्दी में तुम्हारा ही काम तमाम ना हो जाए। हाँ मस्तराम हंसता हुआ चला गया। अरे जल्दी खाना बनाओ और निकलो। और हाँ, अभी से बता देता हूँ, अपने साथ कुछ ले जाने की उम्मीद मत रखना, समझे। वो तो और कोई बावर्ची नहीं मिला तभी तुमको बुलाना पड़ा, वरना तो मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। जी जी जमींदार जी। रामलाल ने खाना बनाया और उसका मेहनताना लेकर अपने घर पहुंचा। पिताजी आ गए, खाना बन गया है, आ जाओ खा लो। क्या बना है? चावल के सिवा घर में कुछ नहीं था, सादे चावल और चटनी है। कोई बात नहीं। रामलाल को खाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक बड़ी चिंता चल रही थी। गौरी बड़ी हो रही थी और अब उसकी शादी करनी थी, लेकिन कैसे? शांति, गौरी की शादी करनी है, अब लड़का वगैरह देखना शुरू करो। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। 12वीं पास कर चुकी है अपनी गुड़िया। ये बात सिर्फ रामलाल के घर में नहीं, गांव के चौपाल पर भी हो रही थी। अरे मस्त राम, अरे ये रामलाल अपनी बेटी का क्या करेगा भाई? उम्र तो खत्म हो रही है लड़की की। अरे भाई, उसकी फिक्र काहे कर रहे हो तुम लोग? हैं? तुम तो 50 के होके भी कुंवारे हो। इस ठंड में अकेले लेटते कैसा लगता है? अरे बकवास ना करो। मैं तो आदमी हूँ, वो गौरी जो है वो तो लड़की है बेचारी। अरे रामलाल के घर में शादी की नहीं, बल्कि एक कंबल की जरूरत है भैया, क्योंकि उनके पास एक ही है जो तीनों जनों को ढांपता है। अरे मजाक छोड़ो भाई। अरे लड़की 12वीं पास है, हैं? इतनी पढ़ी लिखी लड़की को कोई लेगा भी तो दहेज मांगेगा। और रामलाल के पास है क्या? है टूटी कुल्हाड़ी और फूटी किस्मत। रामलाल ने दूर से सब सुना और दहेज शब्द सुनते ही रामलाल की टांगे कांप जाती हैं। हे भगवान,
मेरी बच्ची की शादी करवा दो, फिर चाहे आप मुझे अपने पास ही बुला लो, मुझे कोई मतलब नहीं। उस दिन रामलाल इन्हीं सोचों में डूबा रहा। जंगल से लकड़ियों का भारी गट्ठा ढोते हुए बर्फ से भीगी पगडंडी पर उसका पैर फिसला। उसकी टांग की हड्डी टूटने की आवाज जंगल में गूंज गई। 1 महीना, 1 दिन भी कम नहीं, पूरा 1 महीना बिस्तर पर रहना, नहीं तो जीवन भर लंगड़ाते रहोगे। एक महीना? डॉक्टर साहब, मेरा घर, मेरी बीमार पत्नी, मेरी बेटी, वो कैसे? हे भगवान, अब तो सचमुच अंत हो गया, सब खत्म हो गया। घर की कमान अब उन नन्हे पर मजबूत कंधों पर आ गई जो हमेशा किताबें थामती थीं। गौरी ने आंसू पोंछे और सीधा जमींदार विजय सिंह की हवेली का रुख किया। हुजूर, मेरे पिताजी का पैर टूट गया है, वो कोई काम नहीं कर सकते। अब मुझे घर चलाना है, मैंने 12वीं की है, हिसाब किताब रख सकती हूँ, मुझे काम दे दीजिए। हिसाब किताब? और तू? हाँ, ठीक है, चल आ जाना, मेरा मन भी लग जाएगा। कल से आ जाना, ठीक है? चल जा। रामलाल और शांति अब बिस्तर पर पड़े थे और गौरी जमींदार के घर में काम कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई राजेश से। राजेश को पहले से जानती थी, वो उसके साथ ही स्कूल में पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ बात कुछ और होने वाली थी। ये लीजिए, पिछले महीने के बीच का हिसाब। आप बहुत लगन से काम करती हैं। जिम्मेदारी निभानी पड़ती है राजेश। जिम्मेदारी तो सब निभाते हैं, पर इतनी खामोशी से, इतनी गरिमा से सिर्फ आप। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। राजेश की नेक नजरों में गौरी को अपने पिता जैसी ईमानदारी दिखी और गौरी की मेहनत ने राजेश के दिल में एक नया विश्वास जगा दिया। गौरी, रुक जाओ, मैं रोक नहीं पा रहा। तुम्हारी हर मुसीबत में मुस्कुराहट, तुम्हारा हर दिन अपने परिवार के लिए जीना मुझे बेकरार कर देता है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। राजेश, ये मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। गौरी का दिल एक पल को थम सा गया। उसकी आंखों के सामने एक सुनहरे सपने का चित्र उभरा। शायद यही सही है, मुझे राजेश की बात मान लेनी चाहिए। मेरे माता पिता हमेशा मेरी शादी के लिए परेशान रहते हैं, मैं उनकी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। किस सोच में डूबी हो गौरी? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि तुम सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन ये बात गौरी अपने माता पिता से करती उससे पहले ही जमींदार को पता लग गया। क्या? उस लकड़हारे की लड़की और मेरा नौकर? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गांव में खबर फैला दो, मेरे यहाँ काम करते हुए मेरे ही नौकर को बहकाया है। अगले ही दिन गांव के चौराहे पर एक नौकर ने ढोल पीट पीट कर ऐलान कर दिया। सुनो सुनो सुनो, ए भैया सुनो सुनो, ए भैया सुनो सुनो सुनो। रामलाल अभी भी टूटी टांग लेकर बैठे थे जब ये खबर उन तक एक जलते हुए अंगारे की तरह पहुंची। गौरी जब घर लौटी तो उसके सामने उसके अपने पिताजी हाथ जोड़कर खड़े थे। बेटी, बेटी गौरी, अरे मेरी लाडली, अरे तूने ये क्या कर डाला? पिताजी, ऐसा ना बोलिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया,
हाँ, मैं राजेश से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बिना किसी लालच के प्यार करता है। उसने कहा है हमारी शादी होगी। पिताजी देखे ना, मैं आपके लिए पैसे कमा रही हूँ और आपकी मेरी शादी की चिंता भी दूर हो जाएगी। लेकिन रामलाल बस रो रहा था। तभी मस्त राम आ गया था और बोला, अरे रामलाल भैया, अरे इतनी सर्दी में तुम्हारी बेटी ने इश्क कर लिया भाई। अरे हमारी तो सुबह उठने तक की हिम्मत नहीं होती। कैसे कर लिया? मस्त राम काका, आपको अपने जीवन में तो कुछ नहीं है, इसलिए दूसरों के जीवन में घुसते रहते हैं। जाइए वरना धक्का मार के बाहर निकालूंगी। मस्त राम का चेहरा बुझ गया। वो बिना कुछ कहे लौट गया। गौरी ने अपने पिता के सामने बैठकर घंटों उन्हें समझाया। धीरे धीरे रामलाल के माथे की सिलवटें खुलने लगीं। हमें दूसरों को नहीं, अपना सोचना है। राजेश से शादी करने से मेरा घर भी बस जाएगा और आप लोगों को भी एक सहारा हो जाएगा। पिताजी, वो अच्छा लड़का है, आपका दामाद बनेगा तो आपकी सेवा भी करेगा। तू सही ही कह रही है बेटा। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, चाहे हम सांस लें या ना लें, हमें अपना सोचना चाहिए। तो पिताजी, राजेश को बुलाइए ना। राजेश को बुलाया गया। बातचीत हुई। राजेश के वादे फिर से दोहराए गए और शादी तय हो गई। तारीख रखी गई 15 जनवरी, एक नई शुरुआत का दिन। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी तो इतनी सर्दी हो रही है। सर्दी में हमें जीना नहीं छोड़ देना ना माँ, तो शादी क्यों टालनी है? गौरी सही कह रही है। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। सुनो भैया, हमारा लड़का तो पढ़ा लिखा है। हमें जो है ना 50,000 रुपए जो है नकद चाहिए भैया। हाँ, और जो है एक नई मोटरसाइकिल भी। हाँ, इन लोगों ने प्रेम विवाह करने का सोच लिया, लेकिन हमें तो समाज के हिसाब से चलना है ना। समझ रहे हो ना? अरे भाई साहब, अरे हमारी हैसियत तो आप जानते ही हैं। अरे हैसियत है? अरे तो फिर शादी की हैसियत कैसे आ गई है? कैसे हो गई हिम्मत तुम्हारी? अरे नहीं है कुछ तो शादी नहीं होगी। ए चलो रे, वापस चलो, वापस जाएगी बारात रे, वापस लौटा। उठ, कोई शादी वादी नहीं होगी, चल। राजेश, अपने पिताजी को समझाओ। लेकिन राजेश चुप रहा, कुछ नहीं बोला। सब कुछ ठहरा सा लगा। मैं और काम करूंगी, कर्ज लेकर दे दूंगी, बस आज के दिन को मत मारिए। अरे कर्जा? अरे तेरे कर्ज से हमारी इज्जत नहीं चलेगी लड़की। ए चलो बेटा, यहाँ से चलो। चलो, बाजा वाला, चल वापस। रामलाल का घर एक तमाशा बन गया। अरे भैया, इतनी सर्दी में हम सबको इकट्ठा कर लिया और शादी भी नहीं करी, बताओ। चलो कम से कम खाना तो खा ही लेता हूँ। बड़ा अपने माथे का कलंक धोने चली थी। ले, तेरे एक और कलंक लग गया। अब कौन करेगा तुझसे शादी? जमींदार जी, आप? और अब कल से काम पर भी मत आना, समझी? ऐसी लड़की को मैं अपने घर में नहीं बुला सकता। रामलाल टूट चुका था। शांति की तबीयत इस सदमे से और बिगड़ गई। उनके जीवन में अंधेरा और गहरा होता चला गया। सारी उम्मीदें खत्म हो गई। अरे सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। अगले दिन शहर से एक चमकती हुई कार गांव की धूल उड़ाती हुई आई। उसमें से उतरा गौरी का बचपन का दोस्त श्याम। गौरी ने उसे सब बताया। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। रामलाल चाचा, आप फिक्र मत करिए,
मैं गौरी की नौकरी भी लगवा दूंगा और गौरी की शादी, उसके लिए लड़का भी मैं ढूंढूंगा। एक इंसान जो दहेज नहीं, उसकी ताकत को पहचाने। नौकरी कहाँ? शहर चलना मेरे साथ, वहां बहुत काम है। रामलाल के परिवार को फिर से सांस आई, एक उम्मीद की किरण। लेकिन तभी कड़ाके की सर्दी ने शांति को अपनी जद में ले लिया। रामलाल, मेरी गौरी, उसे खुश रखना। ओह, तुम दोनों मेरी जान। अरे नहीं, शांति, ऐसे मत जाओ शांति। शांति दुनिया छोड़कर चली गई। रामलाल और गौरी पहले से भी ज्यादा टूट गए। उनके जीवन में कुछ भी सही होता नहीं नजर आ रहा था। इस दौरान श्याम ने राजेश से मिलने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था। श्याम भाई, मैं बेबस था। जमींदार साहब ने मेरे पिताजी को बुलाया था। कहा या तो शादी रोक दो या फिर तुम्हारा काम यहीं खत्म। मेरे बूढ़े पिताजी बेबस हो गए। अरे लेकिन ऐसा क्यों? उसे इसमें क्या मिला? बदला भाई। रामलाल चाचा ने एक बार जमींदार के काले धंधे में साथ देने से मना कर दिया था भाई। काला धंधा? कौन सा काला धंधा? वो गैरकानूनी सामान का कारोबार करता था। उसने रामलाल चाचा से लकड़ी के बहाने उस सामान को इधर उधर पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बस तभी से उसने उनके घर को बर्बाद करने की ठान ली। श्याम का चेहरा पत्थर की तरह जम गया। उसकी आंखों में गुस्से की बर्फीली लपटें नाच उठीं। उसने फोन उठाया। हेलो, पुलिस थाना। मैं गुप्त सूचना देना चाहता हूँ। विजय सिंह के गोदाम नंबर 3 में आज रात को बड़ी खेप आ रही है, नकली सामान की। हाँ, पूरी तैयारी कर लीजिए। कड़ाके की सर्द रात थी। चांद भी डरकर बादलों के पीछे छिप गया था। पूरा गांव कंपकपा रहा था। तभी पुलिस ने जमींदार के गुप्त गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। विजय सिंह, आपको हिरासत में लिया जाता है। इनको हथकड़ी लगाओ भाई। तू यहाँ क्यों है? और तू पुलिस के साथ क्यों खड़ा है रे? क्योंकि मैंने ही पुलिस को बुलाया है। अपने ही बाप के साथ ये गद्दारी कर रहा है तू? हाँ, क्योंकि आपने मेरे साथ गद्दारी की। 20 साल पहले आपकी पत्नी मुझे लेकर आपको छोड़कर जा रही थी, इसी काले धंधे की वजह से। पर आपने कसम खाई थी कि अब ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन आपने धोखा दिया। अपनी मरी हुई पत्नी को भी और अपने बेटे को भी। चलो, हमारे साथ जो किया सो किया, लेकिन आपने रामलाल चाचा के साथ क्या किया? गौरी के साथ क्या किया? वो क्या था? मेरी मां सही कहती थी, आपका दिल दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर। जमींदार का सर शर्म से झुक गया था। फिर पुलिस जमींदार को ले गई। अगली सुबह श्याम ने रामलाल और गौरी को सब कुछ बता दिया। सब कुछ ठीक हो गया है गौरी, सब कुछ। धन्यवाद श्याम, तुमने हमें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। अपने पिता के बुरे काम को बुरा कह पाना बहुत हिम्मत की बात है। पर मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है, वो सालों से दबी हुई है। क्या इच्छा? मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता था गौरी। जब हम खेलते थे ना, जब तुम मुझे मोटा कहकर चिढ़ाती थी, तभी से। लेकिन मैं कभी कह ही नहीं पाया। आज मेरी हिम्मत हो रही है। अब गौरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रामलाल और गौरी दोनों सन्नाटे में डूब गए। फिर रामलाल की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। इस बार वो दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। बेटा, अरे श्याम बेटा, अरे भगवान ने तुम्हें हमारे लिए ही बचा कर रखा था बेटा।
तुम मुझसे? हाँ, हमेशा से। वरना बताओ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद भला गांव लौट कर क्यों आऊंगा? बात तो सही है। एक हफ्ते बाद सर्दी अब भी जस की तस थी, पर इस बार शादी का मंडप सजा हुआ था और उसकी अग्नि की गर्मी सबके लिए काफी थी। गांव वाले इस बार हंस नहीं रहे थे, खुश थे। बेटा माफ कर देना हम सबको, हम सब अंधे थे बेटा। अरे सब ठीक है काका, मेरी शादी है, नाचोगे नहीं? मस्तराम नाचने लगा। शादी के बाद श्याम ने रामलाल से कहा, चाचा, अब आप हमारे साथ शहर चलिए। अरे नहीं बेटा, मेरी जड़ें यहीं हैं, अपने गांव में। इसी मिट्टी में मेरा सब कुछ दफन है बेटा। तुम लोग खुश रहो, बस एक काम करना बेटा। क्या? सर्दियों में एक अच्छा सा कंबल जरूर भेज देना, वो पुराना अब बहुत हो गया। अरे चाचा, गौरी ने आपको बताया नहीं? मैं कंबल, हीटर सब ले आया हूं। अब आप लोगों को कोई ठंड नहीं लगेगी। रामलाल वापस अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उसने श्याम और गौरी को विदा किया और सुखमय जीवन बिताने लगा।